नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसकी संपूर्ण हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। पूरा इतिहास। इसी प्रकार अपन कक्षा 7 की, 8 की, 9 की और 10 की संपूर्ण पुस्तकों का क्रम से अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मनुष्य के जन्म से लेकर के लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है, जो कि ईसा के 1000 वर्ष पूर्व तक का काल था। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व तक का काल था, वो प्रागैतिहासिक काल या फिर पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। अगला देखिए, परीक्षा पत्थर पर लिखे गए लेख शिलालेख कहलाते हैं। पूछा जा सकता है कि शिलालेख क्या होते हैं। तो पत्थर पर जो लेख लिखे गए थे ना, उन्हें क्या कहा गया था? शिलालेख कहा गया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु की खोज की। कौन सी धातु की खोज की? तांबा धातु है, उसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा, तत्पश्चात सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई में इस नगर सभ्यता का पता चलता है। पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के पता कैसे चलता है, कौन से स्थान पर खुदाई की थी? तो हड़प्पा पे सबसे पहले खुदाई की थी, हड़प्पा में, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा के बाद में दूसरा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो नगर, जो कि पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये नगरों का भी आप ध्यान रखना। अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि भाई 3-4 नगरों के नाम दे दे, उनमें से एक का पूछ ले, या फिर एक का दे दे और 3 दूसरे दे दे। तो चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये कहाँ पर है? पूछ ले कि पंजाब में है कि राजस्थान में है या गुजरात में या पाकिस्तान में है। तो चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में। लोथल और धोलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखिए, धोला कुआं होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा खोजा, फिर जस्ता और सीसा की खोज की थी। सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? तांबा। सिंधु सभ्यता ईसा से 2500 वर्ष पूर्व व वर्तमान में 4500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। सिंधु जो सभ्यता था वो ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान में 4500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। सरस्वती जो वैदिक काल में बहती थी जो नदी, उसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों में, और इसके पेटे में वर्तमान में घग्गर नदी बह रही है। सिंधु सभ्यता के सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं। अच्छा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसे काटती हैं? तो समकोण पर। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात सभ्यता प्रसिद्ध है। दजला और फरात दो नदियां थी। मिस्र की नील नदी की घाटी में मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। चीन की हवांगो नदी घाटी में हवांगो सभ्यता, चीन सभ्यता का विकास हुआ था। भारत पाक सिंध नदी की घाटी में, भारत और पाक में सिंधु नदी बहती थी। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा सकता है कालीबंगा कौन सी नदी किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। आहड़ व लिगुंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। लिंगुंड और आहड़ दोनों स्थलों का नाम है वो आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तांबा नगरी आहड़ को कहा जाता है। बागोरा ये कोठेरी नदी के पाषाणकालीन, ताम्रकालीन उपकरण पाए गए। ताम्र के बने हुए उपकरण पाए गए हैं बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठेरी नदी किनारे। ये पाषाणकालीन सभ्यता है। नौह भरतपुर से लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नौह भरतपुर से लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। और चहावती सिरोही में, चंद्रावती है सिरोही में, यहाँ से किले के अवशेष व अनाज के कोठार प्राप्त हुए हैं। पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न कि भाई लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ पर प्राप्त हुई? तो नौह भरतपुर में। चंद्रावती जो सिरोही में है, यहाँ पर किले के अवशेष कहाँ पर मिले? तो चंद्रावती सिरोही में, और अनाजों के कोठार भी मिले हैं। चंद्रावती प्राचीन काल में परमार वंश की राजधानी थी। किसकी? परमार वंश की राजधानी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? बोराट। मैंने आपको 16 जनपद पढ़ाए थे, उसमें बताई थी मैंने आपको। इनमें से 2 प्रश्न हर
जो रीट होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो 16 जो महाजनपद है उनकी राजधानी अच्छे से याद रखना। बोराट से अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। बालाथल कहाँ स्थित? उदयपुर में स्थित है। वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था। वेदों में सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद। वेदों को ऋग्वेदिक व उत्तरवेदिक दो भागों में बांटा जाता है। यानी वैदिक जो सभ्यता थी वो एक तो वैदिक ऋग्वेदिक सभ्यता, एक उत्तरवेदिक सभ्यता थी। वेदों को लिखे जाने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। यानी एक तो वेदों से पहले थी वो वैदिक सभ्यता और वेदों के बाद में थी वो उत्तरवेदिक सभ्यता थी। वेदों के भाग हैं संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तीन भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद वेदों के भाग होते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में यानी चंपू में लिखा गया है। ये ऋग्वेद है, उसमें यज्ञ में प्रवचन या होने वाले जो मंत्र और श्लोक हैं उनका उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। सामवेद में मंत्र गाए जाते हैं देवताओं की स्तुति में। भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ भी सामवेद है। अच्छा कथन यही है कि भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद। अर्थवेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है, जिसमें क्या है कि चिकित्सा विधि व रोगों से संबंधित अपने को जानकारियां हैं वो मिलती हैं कि रोगों का निवारण कैसे किया जाए। तो चिकित्सा संबंधित कौन सा वेद है? अर्थवेद। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तरवेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। मतलब आपको मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, इसी बुक से मैंने आपको पाठ पढ़ाया था वैदिक सभ्यता, उसमें आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्रम पर आधारित थी। यानी कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वो क्रम क्षत्रिय करेगा तो क्षत्रिय होगा, अगर वो क्रम कुंभकार का करेगा तो कुंभकार होगा, अगर वो स्वर्णकार का करेगा तो स्वर्णकार, जमींदार का करेगा जमींदार। परंतु उत्तरवेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति पर आधारित होगी, यानी जन्म पर आधारित होगी कि जो जिस जाति में जन्म लेगा वो वही कर्म करेगा। वैदिक काल में समाज में स्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और इसी काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। यानी वैदिक काल में स्त्रियों को पर्दा प्रथा की कोई बाध्यता नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का भी चलन था, जिससे परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, श्रद्धा और लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियां हैं इस काल में हुई है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है मित्रों कि ये घोषा है, अपाला है, श्रद्धा है और लोपामुद्रा किस काल की विदुषी महिलाएं थी? तो वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी, ये परम विदुषी थी। आगे देखो, वेदों में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया। मैंने चारों आश्रम आपको बताए थे, आयु पर आधारित थे। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? गृहस्थ आश्रम बताया था मैंने। वो वैदिक सभ्यता का पाठ आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा था? तो ये गृहस्थ आश्रम। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब था। कुटुंब का मतलब परिवार। कई कुटुंबों का मिलकर के एक गांव बनता था और गांव का अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। अब ऑनलाइन में आपको प्रश्नोत्तर करवा रहा हूँ। कई गांवों का समूह है विस कहलाता था और विस का जो अधिकारी होता था वो विस्पति कहलाता था, जैसे अब सरपंच होता है वैसे। विस के समूह से जन नामक इकाई बनती थी। अब देखो यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं कि आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? तो यहाँ से प्रश्न बनता कुटुंब। अब कुटुंब को मिलाकर के क्या बनता था? गांव। गांव का मुखिया कौन होता था? उसको ग्रामीणी कहा जाता था। गांव का समूह विस बनता था और विस का अधिकारी विस्पति कहलाता था और विस मिलकर के एक जन बनता था और जन का जो अधिकारी है वो राजन कहलाता था। जन का अधिकारी है वो क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। इस प्रकार से तीन चार प्रश्न बन रहे हैं छोटे छोटे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये बातें। वैदिक काल में राजा को सलाह लेने के लिए एक सभा या दो समितियां, संस्थाएं होती थी। सलाह लेने के लिए सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी। सभा से भी वो ले सकता था सलाह और समिति से भी ले सकता था। ये दो संस्थाएं होती थी। पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए होती थी, पहला ऑप्शन सभा आ जाए, दूसरा समिति आ जाए, तीसरा ए और ब दोनों आ जाए, चौथा आ जाए कोई नहीं। तो अपन तो इतना याद रखते हैं कि सभा प्रश्न सही होगा, जबकि ऐसे प्रश्न नहीं होगा। थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना प्रश्न को कि पूछ क्या रहा है अपन को प्रश्न में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इसमें दो प्रकार की भूमि होती थी, एक तो उर्वरा और एक खिल्या। पूछा जा सकता है कि
वैदिक काल में किस प्रकार की भूमि होती थी? 2 प्रकार की, उर्वरा जहाँ पर खेती होती, खिल्या जहाँ पर बंजर भूमि अपन जोहड़ वगैरह बोलते हैं। गाय आर्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था, यानी इसको पवित्र माना जाता था। जघन्य जिसको बोलते हैं, यानी मारा जाने योग्य नहीं होता। और उन्हीं आर्यों की देन के आधार पर अपन आज भी गाय के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। ठीक है। खल्या बंजर भूमि को बोलते हैं, जोड़ वगैरह को उर्वरा यानी उपजाऊ होती थी। निष्क नामक एक सिक्का चलता था सोने का। पूछा जा सकता है कि आर्य वैदिक काल में स्वर्ण का सिक्का था, उसे क्या कहा जाता था? निष्क। सरस्वती का प्राचीन नाम, अभी नदियों के मैंने आपको बताए थे, द्विस्वती, काबुल का कुंभा, स्वात स्वस्तु, गोमती का गोमल, चिनाब का असिकिनी, कुर्रुम का कुर्मुदा, सिंधु का सिंधु, झेलम का विस्तता और सतलज का शतुद्री। ये इनके प्राचीन नाम है। इनको अपन को बहुत अच्छे से याद रखना, हो सकता है एक प्रश्न यहाँ से उठ सकता है। वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रणाली थी, यानी परिवार संयुक्त रहते थे। दादा है, पिता है, उनके मतलब पोता वगैरह हैं, सभी एक साथ रहते थे। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था परंपरा आधारित थी। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वो परंपरा आधारित थी। अब महाजनपदों का उल्लेख। महाजनपदों का उल्लेख मैंने आपको 3 या 4 बार बता दिया, 3-4 वीडियोज में। तो महाजनपदों का उल्लेख अगर अपन को पूछे कहाँ मिलता है, तो देखिए, अगर ये पूछे कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ, और भगवती सूत्र पूछे तो जैन ग्रंथ है। अगर सीधा पूछ ले कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वहां पर अगुंतर निकाय अपना ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। और अगर स्पेशली जैन दे देगा तो भगवती सूत्र होगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। सारी राजधानियां बताऊंगा आपको मैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बिहार का वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला का जो क्षेत्र है वर्तमान में, वो क्षेत्र उस समय में अंग जनपद कहलाता था। बिहार का वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले को प्राचीन काल में, वैदिक काल में अंग जनपद कहते थे। इसकी राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिवज्र और राजगिर थी। वर्तमान में आधुनिक पटना, गया जिला और शाहबाद, ये जो क्षेत्र है, वहाँ मगध साम्राज्य था और महाजनपद था, और वहाँ की राजधानी गिरिवज्र और राजगिर थी। वज्जी महाजनपद। वज्जी जो महाजनपद है, वो 3 कुलों का एक संघ था, जिसमें 3 कुल विदेह, लच्छवी और वज्जी प्रमुख थे। राजधानी इसकी वैशाली। राजधानी कहाँ थी? वज्जी की वैशाली, जिसकी पहचान आधुनिक बसाद नामक स्थान से की जाती है। यह उत्तरी बिहार के मुजफ्फर जिले में स्थित थी। वैशाली जो है उत्तरी बिहार के मुजफ्फर जिले में स्थित थी। यहाँ पर प्रश्न यूं मोस्ट बन सकता है मित्रों की वज्जी महाजनपद किन कुलों से मिलकर बना है, तो सीधा उत्तर नंबर 3। अब तीनों के नाम दे देगा तो विदेही, लच्छवी और वज्जी। ठीक है ना। वज्जी जो महाजनपद है वो विदेही, लच्छवी और वज्जी, इन तीनों से मिलकर के बना है। इनकी राजधानी है वो वैशाली, जिसकी पहचान अपन को आधुनिक बसाड़ नामक एक स्थान है वहां से मिलती है, जो कि बिहार के मुजफ्फर जिले में स्थित है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। यहाँ का शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। महत्वपूर्ण शासक था प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध के समकालीन था। पूछा जा सकता है कि कौशल की राजधानी कहाँ? तो श्रावस्ती। महत्वपूर्ण शासक तो प्रसेनजीत, जो बुद्ध के समकालीन थे। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। मल्ल महाजनपद की राजधानी जो यूपी का देवरिया जिला है, यहाँ की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। कुशीनगर जो महात्मा बुद्ध के लिए परिनिर्वाण के लिए जाना जाता। परिनिर्वाण मतलब बुद्ध की यहाँ पर देहांत हुआ था। महावीर स्वामी के लिए पावा नगरी जाना जाता। तो मल्ल महाजनपद है, उसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। आ रही बात समझ में? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, आधुनिक इलाहाबाद का इलाका था। कुरु की इंद्रप्रस्थी, जो कि मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का इलाका था। पांचाल 2 भागों में था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और दक्षिण की राजधानी कांपल्ले थी। दक्षिणी राजधानी कहाँ थी? कांपल्ले। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बंदायू और फुरफुराबाद थी। पांचाल जो था उसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्रपुर और दक्षिण की कांपल्ले थी। आधुनिक रुहेलखंड जो है, जो बरेली और बुंदाई और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है, वो पांचाल क्षेत्र पांचाल महाजनपद में आता था। अवंती महाजनपद की राजधानी है वो उत्तरी की उज्जैनी थी और दक्षिण की महिष्मती थी।
जो अवंती है वो मालवा एमपी का क्षेत्र था, वर्तमान में मध्य प्रदेश है, वहाँ का क्षेत्र अवंती महाजनपद कहलाता था। उत्तरी की उज्जैन और दक्षिण की महिष्मती। बृहदकालीन अवंती का राजा चंडप्रद्योत तथा जिसकी पीलिया नामक एक बीमारी का उपचार बिंबिसार के एक राजवेद्य जीवन ने किया था। बिंबिसार का एक राजवेद्य था जीवन, उसने चंडप्रद्योत की एक पीलिया नामक की बीमारी हो गई थी, उसका उपचार किया था। सूरसेन की राजधानी मथुरा, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद में आधुनिक बुंदेलखंड का हिस्सा आता है। यह यमुना नदी किनारे स्थित था सूरसेन और चेदी, और राजधानी थी वो थी सोथिवती, जिसकी पहचान में महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। यानी शक्तिमती चेदी की वो राजधानी थी, जिसका अपन को जो उल्लेख है, वर्णन है, वो मिलता है महाभारत में। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। महाभारत में चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल। मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर, पिछली बार पूछा गया था। और इस शिशुपाल का वध वो श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। चेदी का एक शासक था शिशुपाल, उसका वध श्री कृष्ण ने किया था। मत्स्य विराटनगर, ये गोदावरी नदी के तट पर है। अस्मक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतना पोटिल, जो दक्षिण भारत में एकमात्र था। अस्मक गांधार की तक्षशिला थी और कन्नौज की राजापुर थी। प्राचीन समय में अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था ये। प्राचीन समय में अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी ये राजापुर। अब देखिए, जनसमूह कबीला जितने भूभाग पर रहता था उसे जनपद कहा जाता। यानी ये कबीले थे, वो जितने भूभाग पर फैले हुए थे वो सारा जनपद कहलाता था। और इसमें कुछ राजतंत्रात्मक और कुछ गणतंत्रात्मक भी थे। यानी 4 राजतंत्रात्मक थे, जिसका मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और कईयों में गणतंत्रात्मक। यानी महाजनपद काल में कई राजधानियों की किलेबंदी भी की जाती थी, यानी किले में बंद रहती थी जनता की सुरक्षा के लिए। सिपाहियों के वेतन का कुल भाग आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था, यानी उनको सिक्के भी दिए जाते थे, नकदी भी दिए जाते। कौशल महाजनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बताई गई है। कौशल जो क्षेत्र था उसकी राजधानी अयोध्या थी, जबकि बौद्ध ग्रंथों में श्रावस्ती बताई गई है, परंतु अपन को बौद्ध ग्रंथ की श्रावस्ती ही माननी चाहिए। बुद्धकालीन शक्तिमती जो राजतंत्र था वो कौशल, मगध और अवंती का क्षेत्र होता था। बुद्धकालीन जो शक्तिमती राजतंत्र जहाँ पर था, कौशल, मगध, अवंती। और मगध महाजनपद का प्राचीनतम राजधानी गिरिवज्र थी। जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी वो गिरिवज्र। वज्जी महाजनपद 8 कुलों से मिलकर बना हुआ था। वज्जी महाजनपद 8 कुलों से मिलकर बना हुआ था। और महात्मा बुद्ध के समय में वत्स महाजनपद जो था, ये वज्जी महाजनपद है, वो 3 कुलों से मिलकर बना हुआ था। ये मिसप्रिंट हो गया, 3 कुलों से मिलकर बना हुआ था। महात्मा बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का राजा उदयन था। कौन था? उदयन। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता। पूछा जा सकता है कि कौन से महाजनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो चेदी वालों का। वज्जी जो था वो वज्जी गंगा नदी के उत्तर में नेपाल पहाड़ियों तक स्थित था। कंबोज महाजनपद पहले राजतंत्रात्मक लेकिन बाद में गणतंत्रात्मक बन गया था। महाजनपद की शासन व्यवस्था के अंतर्गत परिषद वर्तमान लोकसभा के समान थी। कौन थी? परिषद। मैंने ये प्रश्न बहुत अच्छे से बताया था महाजनपद वाली वीडियो में, आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महाजनपद काल में वनों और खाद्यान्नों में से होने वाली आय राज्य की होती थी, यानी वनों से और खाद्यान्न जो कृषि कार्य होते हैं उनसे संबंधित। बिंबिसार, अजातशत्रु ये हर्यक वंश के थे। शिशुनाग वंश का था। ये घनानंद नंद वंश का शासक था। घनानंद किसका था? नंद वंश का शासक। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। सेल्यूकस का राजदूत मेगरिस था। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, मूल नाम चाणक्य का विष्णुगुप्त था। इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वो राजनीति संबंधित है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया, जिसको कार्नेलिया भी बोला जाता है। मैग्निस की पुस्तक है इंडिका, ये बहुत बार पूछी जाती है। चंद्रगुप्त अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है
और भद्रबाहु को गुरु बनाता है, और कर्नाटका की श्रवणबेलगोला में संथारा पद्धति के द्वारा अपने प्राण है वो त्यागता है। मतलब संथारा का मतलब होता है भूखा प्यासा रह करके अपने प्राण त्यागना। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त और बिंदुसार दोनों के प्रधानमंत्री रहे थे। 269 ईसा पूर्व अशोक सम्राट बनता है और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वह कलिंग पर आक्रमण करता है। अशोक के अभिलेख प्राकृत यूनानी ब्राह्मी लिपि से प्राप्त होते हैं। अशोक ने प्रजा को नैतिक शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, धर्म की शिक्षा देता है। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए सोन उत्तरा, स्वर्णभूमि, पेंगू, महेंद्र और संघमित्रा को भेजता है। सिंहल यानी श्रीलंका और महाक्षित को यवन प्रदेश और रक्षिता को अनवासा यानी उत्तरी कनाडा में भेजता है, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। गुप्त वंश का प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी भारत के विशाल भूभाग को जीत करके अश्वमेध यज्ञ और हरिशयन मंत्री प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये हरिशयन के द्वारा लिखी गई। ये कई बार पूछा जाता है, हरिशयन के द्वारा कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उनके नवरत्न थे। वो नवरत्न कौन कौन से थे? देखो, धन्वंतरी, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट और क्षपणक, कालिदास, अमर सिंह और घटकपर्क और वररुचि, ये 9 नवरत्न कहलाते थे चंद्रगुप्त सेकंड के। भारतीय किसान एक औसत अंग्रेजी किसान की तरह है, अच्छा है और कुछ मायनों में तो इससे श्रेष्ठ भी है। डॉक्टर वाइलेकर कहते हैं ये बात। भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा था। ये प्लिनी ने कहा था कि भारतीय सामग्री के प्रयोग करने के कारण रोमन साम्राज्य से सोना है वो बाहर जा रहा था। ये पश्चिमी विचारकों हैं, उनके कथन है। जिस समय पश्चिम यूरोप में सभ्य जो जातियां निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों के उच्च कोटि की कला के लिए विख्यात था। जब पश्चिमी यूरोप था उसमें जो सभ्य जातियां थी वो वहाँ पर निवास करती थी, तो भारत अपने शासकों और वैभव के लिए, शिल्पकारों के लिए, यानी यहाँ की कला के लिए और उच्च कोटि की कला के लिए वो विख्यात था। भारतीय औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट 1916 में दी गई थी। मौर्यकालीन लोहा गलाने की भट्टियां ईसवाड़ में मिलती हैं। इथोपियन अफ्रीका भारत के हाथीदांत आयात करता था, यानी इथोपियन अफ्रीका था वो भारत से हाथीदांत लिया करता था। भारत में गेहूं की खेती यूरोप व इंग्लैंड से पहले प्रारंभ हो गई थी। गेहूं की खेती यूरोप और इंग्लैंड से पहले आ गई थी। विल्सन कहते हैं कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे गलाने की कला का ज्ञान था, कि बहुत प्राचीन समय में ही लोहे गलाने की कला का इन्हें पता था। 19वीं सदी में के आरंभ में जहाज बनाने का उद्योग इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में अधिक विकसित था। यानी 19वीं शताब्दी में जहाज बनाने का जो उद्योग है वो इंग्लैंड से ज़्यादा भारत में विकसित था। ढाका की मलमल की साड़ी दुनिया भर की मांग थी, यानी ढाका की मलमल इतनी अच्छी थी कि वहाँ की बनी हुई साड़ी की मांग पूरी दुनिया में थी। यूनान के बाद में इसकी मलमल रंगेतिका नाम से जानी जाती थी। यूनान की जो मलमल है वो रंगेतिका के नाम से जानी जाती थी। देशी मार्ग के लिए प्राचीन भारत में 2 मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। पूछे जा सकते हैं कि देशी मार्गों के लिए, यानी जिस देशों की सीमाएं रुकती हैं उनके लिए 2 मार्ग थे, एक तो उत्तर से आ सकते हैं, दक्षिण से। इनका उल्लेख महाभारत और बौद्ध जैन ग्रंथों में भी मिलता है। उत्तरापथ ताम्रलिपि, पुष्ककालवी और बलख इन देशों को जोड़ता था, यानी सामुद्रिक जो थे उनको। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है, यानी विंध्याचल जो पर्वत है उसके मार्ग को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथ एक भूभाग भी था और एक रास्ते का नाम भी था। दक्षिणापथ एक भूभाग यानी क्षेत्र का नाम भी था और एक रास्ते का नाम भी था। 2 दिशाओं में जाता था ये भूभाग। भारत का विदेशी व्यापार बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, सोम, खेतरी से तांबा, मेवाड़ से जस्ते का निर्यात होता था। भारत के में जो विदेशों से होने वाला व्यापार है वो बेबीलोन, मिस्र, जावा और सुमात्रा और रोम में खेतरी से तांबा जाता था। मेवाड़ से सीसा जस्ता का निर्यात होता था।
कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल की हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। कोरोमंडल जो तट है केरला में, और मछलीपट्टनम और बंगाल की खाड़ी से हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ में खूब व्यापार होता था। चंपा और मिथिला से व्यापारी नावों में सामान लादकर तामरलिप्ति यानी बंगाल ले जाते थे। व्यापार सड़क और नदी के रास्तों से होता था, यानी जलमार्ग और थलमार्ग। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में प्राप्त होती हैं। महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत है, ऋतु संहार है और कुमार संभव सार है। भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह विनय पिटक में मिलता है। सम्राट हर्ष के द्वारा रचना, हर्ष ने कौन कौन सी रचना लिखी? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और मृगजट्टिम की शूद्रक जो है उसकी मृगकट्टिम नामक एक रचना भी उन्होंने लिखी थी। ये रचना अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि शूद्रक की रचना कौन सी है, तो मृगकट्टिम नामक रचना लिखी थी। और ये जो रचना है वो हर्ष के द्वारा रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, भिक्षुओं के हेतु नियमों का संग्रह विनय पिटका में मिलता है। कालिदास की तो आपको पता ही है, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। दक्षिण में मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। यानी दक्षिण में जो मदुरै शहर है उसमें तमिल भाषा का साहित्य, उसको संगम साहित्य कहा जाता है, जो कि अपने वृहद भारत पढ़ा था उस चैप्टर में ये आया था। कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मानव रूप में मूर्तियां बनी हुई हैं। यानी कुषाण काल था, उसमें महात्मा बुद्ध की सबसे पहले मूर्तियां मानव के रूप में बनी थी। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके अलग अलग स्थानों पर स्तूप बना करके रखा गया है। अच्छा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियां कितने भागों में बांटी गई हैं? स्तूप साधारण स्मारक ना होकर के पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है। स्तूप होता है वो कोई साधारण स्मारक नहीं होता है, बल्कि एक पूजा स्थल, जैसे अपने मंदिर होता है तो बौद्ध धर्म में वो एक पवित्र स्थान माना जाता है। चैत्य, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। भरत नाट्य शास्त्र लिखी थी, भरत ने रचना है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। इलांगरी हिंदल ने शिल्पाधिक्रम तमिल में लिखी थी। शीतले सतनार ने मणई मेखलई लिखी थी। अजंता के चित्रों को बनाने की विधि है वो फ्रेस्को कहा जाता है। अजंता के जो चित्र बने थे उनकी विधियों को फ्रेस्को विधि कहा गया था। अच्छा कथन है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, जो कि बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं अजंता की गुफाएं। यहाँ पर टोटल 29 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 29। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। लोहानुपुर से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। दर्शन में सांसारिक ज्ञान के विषय में अभिधम पिटक है सबसे श्रेष्ठ माना गया। कौन सा? अभिधम पिटक है वो दर्शन से संबंधित सबसे श्रेष्ठ अभिधम पिटक है वो माना गया है। तो आशा करता हूँ आपको सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो मित्रों देख लो, कक्षा 6 जो है उसकी संपूर्ण हिस्ट्री का अपन ने अध्ययन किया है। इसी प्रकार मैं 7 और 8, 9 और 10 सारे करवा दूंगा आपको। आप एक बार चैप्टर पढ़िए, फिर इन प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।